नमस्कार। आज यह हमारी इस कड़ी का 5वां लेक्चर है। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न क्रम में जो पहला प्रश्न है वो हमारा क्या है? दस्तावेज है। दस्तावेज क्या है? उसमें आपके ऑप्शंस हैं। पहला उपहासांकन यानी व्यंग्य चित्र, बी है मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, तीसरा है मानचित्र एवं शिला पर उत्कीर्ण लेख और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आप लोग ये चीज़ को देखिए। तो इतना समय नहीं है कि हम आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे। तो दस्तावेज कौन होते हैं? ये चारों होते हैं, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा उपयुक्त सभी। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रश्न है, जिसको धारा 3 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 परिभाषा से है संबंधित, तो उसी में ही दस्तावेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बना वह कब बना था? जो उसकी डेट है जरूर याद रखिएगा, वह है 15 मार्च 1872 को यह बनी। और दूसरी डेट जो महत्वपूर्ण है कि यह प्रवृत्त कब हुआ, तो यह हुआ सितंबर का पहला दिन। ठीक है, सितंबर के पहले दिन 1872 में ही। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। उदाहरणार्थ लेख मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र या रेखांक, धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख तथा उपहासांकन। अतः उपरोक्त सभी दस्तावेज हैं, जबकि केवल कागज पर, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, जबकि केवल कागज पर लिखा हुआ लेख दस्तावेज नहीं होता। ये एक्सेप्शन जरूर याद रखिए। आइए दूसरे प्रश्न देखते हैं। जहाँ कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा यह विशिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उपधारणा करेगा के बारे में धारा 4 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन है साबित मानेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता। दूसरा ऑप्शन है साबित मानेगा यदि और जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग करेगा। तीसरा है साबित करेगा और चौथा ऑप्शन है आपका साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा पहला ए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण धारा है। क्या कहता है? उपधारणा करेगा, इसको परिभाषित करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4। इसके अनुसार न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह क्या किया जाए, ना साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। अब आपके ऑप्शन है, पहला वे उसी समय घटित हुए हों, वे अलग अलग समय पर घटित हुए हों, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो प्रॉब्लम है हमारी किस धारा से संबंधित है? धारा 6। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो उसका उत्तर होगा, वह होगा ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जिसे रेस जेस्टे का सिद्धांत, ये ऐसे भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि रेस जेस्टे का सिद्धांत से संबंधित धारा कौन है, तो वह कौन सी धारा है? धारा 6 के विषय में उपबंध करती है, जिसके अनुसार जो तथ्य विवाद न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही समव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं।
और कंडीशन क्या है, चाहे वो उसी समय और उसी स्थान पर हों या विभिन्न समयों पर विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। इस प्रकार ये दोनों विकल्प सत्य हैं। अब आता है अगला प्रश्न हमारा, शिनाख्त परेड किसके द्वारा ली जाती है? तो भारतीय, हाँ ऑप्शन देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका पुलिस अधिकारी, दूसरा ऑप्शन क्या है मजिस्ट्रेट, तीसरा क्या है कोई भी नागरिक, और चौथा क्या है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए। जो शिनाख्त परेड के बारे में बताया गया है वह किस में बताया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वह कौन होगा? विकल्प डी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिनाख्त परेड पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी भी नागरिक द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, यानी तीनों के द्वारा, यानी विकल्प डी सभी ऑप्शन। किंतु पहचान कार्यवाही करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, जब शिनाख्त की बात होगी तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सूचना दी जाएगी उस पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा दंड संहिता से, भारतीय दंड संहिता से। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के क्या आवश्यक तत्व हैं? इनके आवश्यक तत्व के बारे में पूछा है। पहला क्या है? अपराध का संभाव्य ज्ञान, दूसरा क्या है सामान्य उद्देश्य, तीसरा क्या है धारा 141 में वर्णित अवैध उद्देश्य, और चौथा क्या है अपराध करने में सक्रिय भागीदारी। और उसमें पूछ क्या रहा है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर 1, 3, 4, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 3 और 4, और चौथा है 1, 2, 3। तो यह किससे संबंधित है? धारा 149 सामान्य उद्देश्य, और धारा 34 किससे संबंधित है? सामान्य आशय, भारतीय दंड संहिता से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका वह होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अपराध करने की सक्रिय भागीदारी इसमें अपेक्षित नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149, जिसे क्या कहते हैं सामान्य उद्देश्य, मैंने बताया, को साबित करने के लिए तीन बातें कौन कौन सी? विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किया जाना, पहला। दूसरा क्या है? ऐसा अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना, कि और तीसरा क्या है? जमाव के हर सदस्य को अपराध करने में संभाव्य ज्ञान का होना आवश्यक है। यानी ये तीनों बात फुलफिल करती हैं, और अपराध में प्रत्येक सदस्य की सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं है। यानी वो चौथा ऑप्शन था वह आवश्यक नहीं है। कौन सा? ये कि अपराध करने में सक्रिय भागीदारी। तो अतः इसका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया के नियम पर आधारित है? इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान समय आयोग बहुत पूछ रहा है, इसलिए इसको रखा गया है। तो वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब यही होता है कि स्वतः से जो अपकृत्य की जोखिम उठाया जाता है वह अपकृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो 21 धारा में है भारतीय दंड संहिता की धारा 87, ऑप्शन ए। भारतीय दंड संहिता की धारा 92, भारतीय दंड संहिता की धारा 94, और भारतीय दंड संहिता की धारा 81। तो इसका जो उत्तर है उसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 87। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या है? ऐच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है जो अपनी इच्छा से की जाते हैं। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतिरक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी धारा में वर्णित अनेक अपवादों के अधीन है। वे कौन कौन से अपवाद हैं? पहला, सम्मति जो मिल रही है वह 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो। दूसरा क्या है? कार्य से मृत्यु या घोर उपति कारित करना आशायित न हो। तीसरा क्या है? उपयुक्त की संभाव्यता का ज्ञान। ठीक है, तो ऐच्छिक कार्य में यही अपवाद है, ये नहीं होनी चाहिए, तो वह ऐच्छिक श्रेणी में आएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा
अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है धारा 84, धारा 85, धारा 86 और धारा 87। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा, सही उत्तर यह होगा ऑप्शन बी, अनैच्छिक मत्तता। और ऐच्छिक मत्तता की बात करेंगे तो वो क्या है, धारा 86। 87 अभी हमने ऊपर पढ़ा, ऐच्छिक अपराधिकृत नहीं माना जाता। ठीक है। और धारा 84 क्या है आपकी, विकृत चित्तता के आधार पर बचाव देती है। ठीक है। तो एक इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय, ये है भी इसमें, भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा यानी बचाव का प्रावधान किया गया है। ये हमारा उत्तर सही हो गया। और भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में क्या है, विकृत चित्रता के आधार पर बचाव। धारा 86 में ऐच्छिक मत्तता बताया ही। धारा 87 में हमने डिस्कशन किया ही, किसी व्यक्ति के मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय या संभावना के बिना उसकी सम्मति से किए गए कार्य से कारित अपराध के विरुद्ध प्रतिरक्षा का प्रावधान है। ठीक है। तो इस तरीके आज का आपका सेशन यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।